नमस्कार साथियों। आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 को लेके, यानी औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 को लेके। और इस एक्ट को चालू करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव और ऑब्जेक्ट को के बारे में, यानी कि इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या था, इसके अधिनियम के उद्देश्य क्या रहे, इसको लेके। अगर हम ऐतिहासिक विकास क्रम की बात करें तो फर्स्ट वर्ल्ड वार से पहले सामान्यतः औद्योगिकरण नहीं था और औद्योगिक शांति सब जगह के ऊपर विद्यमान रहती थी। लेकिन धीरे धीरे जो ही इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा तो एक तरह से श्रमिकों और प्रबंधन के बीच के अंदर जो एक स्टिफ रहता है वो यहाँ भी दिखाई दिया। और यही कारण थे कि वर्ल्ड वाइड औद्योगिकरण के इस दौर के साथ ही छुटमुट घटनाएं सुनने देखने को मिली। भारत भी इससे अछूता नहीं था। जहां तक हम इतिहास की बात करते हैं तो 1877 में नागपुर की जो एम्प्रेस एक मिल हुआ करती, उसके अंदर हड़ताल का जिक्र आता है। और ये हड़ताल हुई थी मजदूरी की दरों को लेके, जो कि एक सामान्यतः ये ट्रेंड आज के दिन तक भी बना हुआ है। इसी दौरान 1882 में मुंबई, वर्तमान में उस दौरान में बम्बई और बॉम्बे जिसको बोलते थे, तो बम्बई की जो कपड़ा मिलें थी, सूती वस्त्र उद्योग हिंदुस्तान में बॉम्बे के अंदर काफ़ी प्रभावी रूप से उपलब्ध रहा। तो बॉम्बे की जो कपड़ा मिलें थी वहाँ भी हड़तालों का जिक्र आता है। इसी क्रम के अंदर जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ उसके बाद तत्कालीन जो सोवियत संघ था, रशिया, तो वहाँ पे बोल्शेविक क्रांति हुई। और उसके साथ साथ उसका जो असर जो हुआ वो ये हुआ कि जो भारतीय जो मज़दूर था वो भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने लग गया और सजग हो गया। और इसी दौरान ILO यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ का उदय हुआ वैश्विक स्तर के ऊपर। और इस अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने जो दुनिया के जो मज़दूर थे, दुनिया के जो श्रमिक थे, उनमें एक एकता की भावना का संचार किया और इनके जो अधिकार थे उनके प्रति जागरूक करने में इस ILO ने अपनी एक बड़ी ही महती भूमिका का निर्वहन किया है। तो जो ऐतिहासिक जो क्रम था उसी दौरान आप जानते हैं कि अंग्रेज़ी हुकूमत थी और जो अंग्रेज़ जो लोग थे या अंग्रेज़ी जो हुकूमत थी वो यही चाहती थी कि यथास्थितिवाद, लेसिस फेयर, आप जिसको कह सकते हैं कि जैसा चल रहा है उसको चलने दो, उसी तरह की स्थिति थी। और फिर धीरे धीरे, हालांकि उस दौरान 1929 में औद्योगिक विवाद अधिनियम, जिसको व्यवसाय विवाद अधिनियम 1929 कहते थे, वो भी उपलब्ध था। और इसी दौरान बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर एक 1934 का एक अधिनियम था जिसको आप व्यवसाय विवाद समझौता अधिनियम के नाम से कभी पढ़ने देखने सुनने को मिलता है, तो वो भी उपलब्ध था। जहाँ तक औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की बात है तो ये 1 अप्रैल 1947 से लागू हुआ। और इसी के साथ साथ देश के अंदर एक बदलाव की शुरुआत हुई। जहाँ तक इसका जो उद्देश्य है वो मैं आपके समक्ष स्पष्ट कर दूं कि औद्योगिक विवाद अधिनियम का जो उद्देश्य जो था, क्योंकि हम भारत एक वेलफेयर स्टेट की अवधारणा को लेके चला और सामाजिक न्याय की जो अवधारणा थी उसके अंदर यही था कि भाई जो अंतिम पायदान पे खड़ा हुआ व्यक्ति है उसको भी उसके अधिकार से वंचित नहीं किया जाए। तो कहीं ना कहीं ये औद्योगिक विवाद अधिनियम सामाजिक न्याय को एक संबल प्रदान करने का काम करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी अधिनियम अपने आप में पूर्ण नहीं होता, समय के बदलाव के साथ उसमें भी परिवर्तन ज़रूरी हो जाते हैं। तो इन्हीं परिवर्तनों से औद्योगिक विवाद अधिनियम जो हमारा 1947 का था ये भी अछूता नहीं रहा। 1953 में इसमें रिट्रेचमेंट और जो रिट्रेचमेंट से संबंधित जो प्रोविजंस थे उनके अंदर कुछ एक
संशोधन किए गए, जो कि इस समय आने के ऊपर मैं आपके समक्ष बात करूँगा। जहाँ तक इसके उद्देश्यों की मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, तो जाहिर तौर के ऊपर इसका उद्देश्य प्रमुख जो है वो यही है कि नियोजक और श्रमिकों के बीच में सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित हों। त्रिपक्षवाद, ट्राईपार्टाइज्म आप जिसको कहते हैं, जिसके अंदर मजदूर प्रबंधन यानी कि मजदूर, मालिक और सरकार, ये तीन हिस्से आपस के अंदर बैठ के इन तीनों का उचित प्रतिनिधित्व हो, और कभी भी कोई भी औद्योगिक विवाद यदि उत्पन्न होता है तो उसमें ये आपस में बैठ के उसको सुलझाएं। अवैध हड़ताल और तालाबंदियों के ऊपर प्रतिबंध लगाना, और इसी के साथ साथ जबरी छुट्टी और छटनी के संदर्भ के अंदर जो रिलीफ मिलना चाहिए, जो अनुतोष मिलना चाहिए, वो प्रदान करना, कलेक्टिव बार्गेनिंग को बढ़ाना इस अधिनियम के प्रमुख उद्देश्य रहे। तो जहाँ तक इसकी प्रस्तावना है, इसमें इसके दो मुख्य उद्देश्य स्पष्ट किए: औद्योगिक विवादों का अन्वेषण और उसका निपटारा करना, यानी कि औद्योगिक विवाद का इन्वेस्टिगेशन करना और फिर उसको जो भी मैकेनिज्म उपलब्ध हो उसके थ्रू उसका निपटारा करना। जहाँ तक इसकी जो विशेषताएं हैं, तो मैंने आपको बताया कि इसमें प्रोहिबिशन है स्ट्राइक और लॉकआउट को लेके, पब्लिक यूटिलिटीज़ सर्विस को लेके इसके अंदर बात की गई है, सोशो इकोनॉमिक जस्टिस को लेके इसमें बात की गई है, और शीघ्र जो न्याय प्रसारण की व्यवस्था है कि भाई जो समझौता अधिकारी है वो 14 दिन के अंदर अपना निर्णय दे, समझौता बोर्ड है वो 2 महीने के अंदर अपना निर्णय दे, इस तरह की बातें की है। और जो मुख्य जो बात है वो ये है कि जो इस अधिनियम के अंदर सीधे न्यायालय में वाद प्रस्तुत नहीं किए जा सकते। विवाद को अंतिम रूप से निपटाने के लिए समुचित जो सरकार है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, उन्होंने लेबर कोर्ट की स्थापना कर रखी है, स्थान स्थान के ऊपर कार्यरत हैं, उन्हीं के माध्यम से निपटारा करने के इसमें प्रावधान किए गए हैं, जिसको मैं आपके साथ बाद में बातचीत करूंगा। जहाँ तक इसकी संवैधानिकता का सवाल है, तो इसको चैलेंज भी किया गया था, और चैलेंज किया गया था जो कॉन्स्टिट्यूशन का अनुच्छेद 19(1) है, जो कि हमें जो व्यापार और कारोबार करने की जो मूल अधिकार है उसको लेके चैलेंज किया गया था, और जिसमें बेंगलोर वाटर सप्लाई और सीवरेज बोर्ड वर्सेज ए राजप्पा, उन्होंने उस केस के अंदर भी इसको वैलिड माना गया। और उससे पहले निमाला टेक्सटाइल फिनिशिंग मिल्स का एक केस था, उसके अंदर इस औद्योगिक विवाद अधिनियम को पूर्णतः संवैधानिक माना गया, और ये कहा गया कि भाई इससे आपके व्यापार और कारोबार करने की स्वतंत्रता के ऊपर किसी तरह का कोई बंधन या किसी तरह का कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होता। और बेंगलोर वाटर सप्लाई सीवरेज बोर्ड और ए राजप्पा केस जस्टिस कृष्णा अय्यर ने जिसको अपना निर्णय दिया, एक ऐतिहासिक केस रहा, जिसके ऊपर मैं विस्तार से तफसील से आपके समक्ष अगले वीडियो के अंदर बात करूंगा।